हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि एम्स बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग रहने वाला है। तो अभी हम लोग इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपने इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया और अगर आप इसका एग्जाम देने वाले हो तो एग्जाम की जो प्रिपरेशन है, तैयारी जो आपने करनी है वो किस तरीके से आप कर सकते हो। बिकॉज काफी सारे जो क्वेश्चन है इसी के रिगार्डिंग है कि कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए, किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो एक गाइडेंस जो होती है वो मैं आपको देने की यहाँ पर कोशिश करूंगा कि अगर आप इधर उधर भटक रहे हो, ठीक है, टेलीग्राम्स ग्रुप्स में जाकर देख रहे हो कि ये ऐसे तैयारी कर रहा है, वो ये वाला बैच ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, हमें ये करना है नहीं करना है, ठीक है, या किसको ज्वाइन करें। अगर ऐसी कोई जो है आपके साथ भी ये सिचुएशन आपके साथ चल रही है तो मैं आपको एक क्लियर कट पाथ जो है वो बताने की कोशिश करूंगा कि अभी के जो आपके पास टाइम बचा है, क्योंकि काफी सारे बोर्ड एग्जाम वाले कैंडिडेट्स भी होंगे जिनके बोर्ड इस साल कंप्लीट हुए हैं, तो उन्हें भी कुछ गाइडेंस नहीं होगी, वो भी डायरेक्शन लेस होंगे इस टाइम पर। तो अभी अगर आपको इतने टाइम में जो अभी आपके पास रिमेनिंग टाइम है उसमें अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आप अपनी स्ट्रैटेजी किस तरीके से बना सकते हो कि शॉर्ट टाइम में आपको मैक्सिमम स्कोर गेन हो पाए, ठीक है। तो उसी के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। तो बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल दोनों ही कोर्सेज के लिए होगा क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम है, बस डिफरेंस ये होता है कि बीएससी नर्सिंग में 10 क्वेश्चंस आपके जीके के आते हैं, बाकी बीएससी पैरामेडिकल में वो नहीं आते। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों ही सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ सिलेबस या जो एग्जाम पैटर्न है इसका, ठीक है। तो ये है कि अभी भी ऐसा नहीं है कि एम्स बीएससी नर्सिंग अभी आपके लिए इम्पॉसिबल है। अगर आप अभी से भी डेली जो है कंसिस्टेंट होकर अगर आप मेहनत करते हो एग्जाम के दिन तक तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर आराम से हो सकता है। तो एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो वो एक डायरेक्शन होगा आपके लिए, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आप ये मान के देखना कि एट द एंड जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो आप खुद ये फील करोगे कि हमने इस चीज को या इस रास्ते को चूज करके बिल्कुल सही करा, ठीक है। तो यहाँ पर आप एग्जाम का सिलेबस देख सकते हो, ये बीएससी नर्सिंग के लिए है। फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री 30 क्वेश्चंस, बायोलॉजी 30 क्वेश्चंस एंड जीके के 10 क्वेश्चंस, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं ये डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपने एम्स का बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल किया है तो आप अभी भी कर सकते हो क्योंकि डेट इसकी एक्सटेंड हो चुकी है। यानी कि अगर आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन 4 अप्रैल तक नहीं भी किया था तो 26 अप्रैल तक उस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, जो भी आपके स्कूल फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, कजिन्स हैं, उनको भी आप ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हो अगर आप उनको जो है एम्स के लिए अप्लाई करना है, बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी पैरामेडिकल के लिए, ठीक है। क्योंकि एम्स से अगर आप ये कोर्सेज करते हो तो सबसे पहली बात तो ये रहती है कि एम्स काफी अच्छा रेपुटेड इंस्टीट्यूट है इंडिया में, और दूसरी चीज ये भी है कि यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर काफी कम होता है। यानी कि अगर आप एक बार मेहनत करके एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हो और आपको एम्स अलॉट हो जाता है तो उस केस में आपका पढ़ाई का जो बर्डन है वो आपके पेरेंट्स पर इतना ज्यादा नहीं आता, जिसकी वजह से आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाते हो और बाकी चीजों पर आप अच्छे से फोकस कर पाते हो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है। तो आप जो है इतने टाइम में कैसे प्रिपेयर कर सकते हो सो दैट कि आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो उसके लिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। तो ये जो देखो जनरल नॉलेज वाला पार्ट है, इस पर मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। जनरल नॉलेज वाले पार्ट के लिए वीडियोस मैं खुद यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा, मोस्ट प्रोबेबली मई के मंथ में करूंगा, ठीक है। क्योंकि जो आपका जनरल नॉलेज बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है उसमें ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके करंट अफेयर के टॉपिक्स के होते हैं। प्रीवियस ईयर जो 2023 में हुआ था तो मैंने 8-9 वीडियोस डाली थी करंट अफेयर के टॉपिक से रिलेटेड, तो सारे क्वेश्चंस उसी में थे। तो 5-6 क्वेश्चंस उसमें करंट अफेयर्स के थे जो मैंने पढ़ाया था अपने लेक्चर्स में, तो 5-6 क्वेश्चंस तो उसी में से आ गए थे। बाकी 3-4 जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं, तो वो आप आराम से कर सकते हो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, अपने लॉजिक को यूज करके, ठीक है। सीरीज दी होगी सिंपल सी नंबर्स की, उसमें आपको कंप्लीट करना होगा। जैसे मान लो सीरीज है कि 1,3, ठीक है, सॉरी 1,4,9, ठीक है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 25 है, मान लो इस तरीके की सीरीज आ गई। तो आपको दिख रहा है कि भाई ये जो सीरीज है क्या है, स्क्वायर ऑफ नंबर्स की सीरीज है। यानी कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर जो होता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 1 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो वो 3 का स्क्वायर हो गया, 9 के बाद 16 आ रहा है तो वो 4 का स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से आपके लास्ट में सीरीज में एक ब्लैंक स्पेस दिया, अगर पूछेंगे कि इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन होते हैं, 3-4 वो क्वेश्चन होते हैं एंड 5 to 6 आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। तो उस पर मैं जल्दी ही वीडियोस अपलोड करूंगा, मोस्ट प्रोबेबली मई के फर्स्ट वीक तक कर दूंगा,
क्योंकि उसमें आपका जनवरी से लेके मतलब अप्रैल तक का ये तो करंट अफेयर्स टॉपिक पढ़ेंगे, बाकी 2023 के भी जो करंट टॉपिक्स होंगे, जो इवेंट्स हुए होंगे इंपॉर्टेंट इवेंट्स, उसके बारे में भी हम लोग उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज्यादा नहीं होगा, 8 से 10 वीडियोस में अपलोड करूंगा, उनको देख लेना, उससे आपके क्वेश्चंस आपको वहां पर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसको आप किस तरीके से अच्छे से कर सकते हो। तो पहले तो अपना जो ये मिसकंसेप्शन है कि हम बायो और केमिस्ट्री पढ़ के जाएंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप जो है मतलब आप बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। ठीक है, आपको फिजिक्स भी करना ही पड़ेगा, भले ही आप बायो या केमिस्ट्री में चाहे आप फुल मार्क्स लाने की कोशिश करो। तो पहली बात तो यह है कि देखो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ बायो या केमिस्ट्री पढ़ के जाते हो, ठीक है, तो बायो और केमिस्ट्री का वेटेज कितना हुआ, 60 मार्क्स का। अब 60 में से ज्यादा आपके कितने ही मार्क्स आ जाएंगे, मैं मानता हूं कि भाई 60 में से आपके बहुत ज्यादा भी आपने पूरा सिलेबस बहुत ही अच्छे से भी कर लिया, तो मैं मानता हूं कि 45 से 48 के आसपास मार्क्स आ जाएंगे। और जनरल कैटेगरी की अगर आप बात करो, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 50 मार्क्स तो सिर्फ क्वालिफाइंग लेकर ही आने हैं। तो अगर 48 आप लेकर आ भी जाते हो और मान लो कि चलो 2-4 नंबर आपके और कहीं भी आ गए, आपने एग्जाम क्वालिफाई भी कर लिया, तो अगर 50 मार्क्स लाने के बाद काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट भी करते हो, फिर भी ये कंफर्म नहीं है कि आपको सीट मिलेगी, बल्कि मिलेगी नहीं, क्योंकि जनरल कैटेगरी से इतनी कट ऑफ जाती नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक सेफ स्कोर का अगर मैं आपको रफ आइडिया बताऊं, तो देखो SC/ST कैटेगरी के लिए तो क्वालिफाइंग मार्क्स से थोड़ा ऊपर, मतलब SC/ST कैटेगरी के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40%, यानी कि 100 में से 40 मार्क्स लाने होते हैं। तो SC/ST जो कैंडिडेट है उनका जो सेफ स्कोर है वो 47-48 मार्क्स का है। इतने वो अगर क्रॉस कर लेते हैं 47-48 से ऊपर, तो उनको एम्स मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कोई ना कोई एम्स मिल जाएगा, नर्सिंग के लिए भी मिल जाएगा, और अगर पैरामेडिकल की बात करें तो उसमें भी मिल जाएगा। अगर आप जो है 90 मार्क्स का अगर आपका पेपर है, तो उसमें से अगर आप मतलब 90 का 40% कितना हो गया, 36 मार्क्स, तो 36-38 मार्क्स लेकर आते हो। तो मैंने देखो वीडियो भी एक अपलोड करी थी, पैरामेडिकल की कट ऑफ कितनी गई थी। तो पैरामेडिकल में लास्ट ईयर का अगर आप रिजल्ट देखोगे, तो जिसने एग्जाम में क्वालिफाई कर लिया था, अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग एग्जाम को क्वालिफाई कर लिए थे, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो लेकर आए थे, उन सभी को सीट मिल गई थी। तो पैरामेडिकल में थोड़ा सा कॉम्पिटिशन कम है। तो मैंने सजेस्ट भी करा काफी सारे कैंडिडेट्स को कि भाई अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, तो BSc नर्सिंग के साथ BSc पैरामेडिकल भी जरूर अप्लाई करो, क्योंकि हाथ में कुछ ना होने से अच्छा है कि आपके हाथ में कुछ हो अगले साल, मतलब इस साल। ठीक है, मतलब आप किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में हो, तो इस वजह से मैंने आपको ये सजेस्ट कर रखा है। तो जिसने नहीं करा वो कर सकता है पैरामेडिकल के लिए अप्लाई भी, क्योंकि नर्सिंग में काफी ज्यादा कंपटीशन रहता है। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि मतलब मैं जो आपको बता रहा था कि पैरामेडिकल में तो ये कि क्वालिफाइंग मार्क्स ले आओ आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, उससे थोड़ा ऊपर ले आओ तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन BSc नर्सिंग में ऐसा नहीं है। BSc नर्सिंग में आप सेफ स्कोर मान के चलो, तो जनरल कैटेगरी के लिए मतलब ये है कि कम से कम आपके 62-63 मार्क्स से ऊपर होने चाहिए अगर आपको एम्स चाहिए, मतलब 62 से तो ऊपर ही आपका टारगेट होना चाहिए। और अगर हम बात करें EWS OBC कैटेगरी की, तो उनके लिए लगभग आप मान लो 57-58 मार्क्स इतना होना चाहिए। और अगर SC/ST की बात करें तो उसके लिए भी 52 या 53 से ऊपर मार्क्स आपके होने चाहिए। तो ये एक रफ एस्टिमेशन है कि इतना टारगेट आपको मिनिमम लेकर चलना है, कि इतने से तो ऊपर आपको अपने मार्क्स रखने हैं। तो इतने मार्क्स अगर आपको रखने हैं, तो देख आप खुद ही समझ सकते हो कि केमिस्ट्री और बायो पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 60 में से आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 48 मार्क्स आ जाएंगे। और मान लो कि फिजिक्स के अगर 2-4 क्वेश्चन कर दिए तो 52 बन जाएंगे, और जीके का 1-2 क्वेश्चन कर लिए तो 53-54 बन जाएंगे। ठीक है, तो ये है कि कुछ कैटेगरी का सिलेक्शन उस बेसिस पर हो सकता है, और हो सकता है कि कुछ कैटेगरी का सिलेक्शन ना हो। जैसे मैंने बोला कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ आप मान के चलो कि 62 से ऊपर रहेगी लगभग, क्योंकि हर साल जो है कंपटीशन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर होने वाले बढ़ रहे हैं, फिर ड्रॉपर्स भी बार बार बढ़ते जाते हैं हर साल। तो इस वजह से 62-63 मार्क्स हम मिनिमम लेकर चलो कि इससे ऊपर ही कट ऑफ जानी है जनरल कैटेगरी की। ठीक है, तो वैसे तो मैंने वीडियो भी डाली थी, चाहो तो चैनल पर आपको मिल जाएगी, देख लेना जाके। तो ये है कि फिजिक्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब एक बार ये समझते हैं कि भाई पढ़ना कैसे है। ठीक है, अब हमारे पास जो टाइम बचा है, अप्रैल में आप ये समझो कि लगभग 10 दिन हमारे खत्म हो चुके हैं, और अप्रैल के हमारे पास 20 दिन बचे हैं। उसके बाद मई का पूरा महीना बचा है, और जून तो आप रहने दो, क्योंकि जून में तो आपका स्टार्टिंग में ही एग्जाम है, जून के फर्स्ट वीक के बाद ही एग्जाम है। तो ये है कि 1 महीना वो और 20 दिन ये, यानी कि लगभग 50 दिन या 45 डेज आपके पास बचे हुए हैं। तो इसमें आप अपनी प्रिपरेशन कैसे बूस्टअप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो ट्रेंड फॉलो करना है, मतलब ये है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी अपने नीट एग्जाम के अकॉर्डिंग ही रखो। अब आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स नीट एग्जाम में भी अपीयर हो रहे होंगे, तो नीट में जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो उसी चीज को आप और ज्यादा अच्छे से करो। ठीक है, उसके लिए आपको अलग से इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। और बाकी जो नीट वगैरह नहीं दे रहे, ठीक है, तो नीट अगर आप नहीं दे रहे हो तो आपको बेसिकली करना क्या है, पहली चीज तो ये है
कि जो 12th का सिलेबस है उस पर थोड़ा सा ज्यादा आपको फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि लगभग ऐसा वेटेज माना जाता है कि 11th का सिलेबस लगभग 40% पूछा जाता है, ठीक है, 40 to 45, और बाकी 12th का जो सिलेबस है वो आपका कितना रहता है 50 to 55 या 50 to 60% के आसपास रहता है। तो ये है कि 12th के सिलेबस पर आपका कमांड ज्यादा होना चाहिए, यानी कि 12th के सिलेबस को आपको ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए पहले। बट सिलेबस दोनों का आता है, ठीक है, 11th और 12th दोनों के ही कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाते हैं। तो बायो में तो देखो आपको क्या करना है, बायो में सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। एनसीईआरटी के चैप्टर्स आप जितना अच्छे से बार बार रिवाइज कर सकते हो उतना अच्छे से करो, ठीक है। बायो में एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी आपको नहीं करना। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, तो आप कोई भी बुक ऐसी ले सकते हो जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हो। मैं बुक का नाम नहीं बताऊंगा, वो सब आप खुद से सर्च कर सकते हो, ठीक है, कि कौन सी बुक होती है जिसमें हमको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस मिल सकते हैं। बायो के लिए चाहे नीट का एग्जाम हो या फिर आपका एम्स का एग्जाम हो या फिर पीजीआई चंडीगढ़ का हो, किसी भी नर्सिंग या पैरामेडिकल कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, आपको बायो के लिए एनसीईआरटी से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना। यानी कि एनसीईआरटी आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, 10 बार, 15 बार, 20 बार, जब तक आपको एनसीईआरटी के एक एक लाइन में से एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद ना हो जाए, इतनी बार आप एनसीईआरटी को रिवाइज करो, ठीक है। मतलब डेली का टारगेट आपका ये होना चाहिए कि एनसीईआरटी के 2 चैप्टर्स मैंने पढ़ने हैं, उनका रिवीजन करना है, ठीक है। हर दिन आप बायो के 2 चैप्टर्स को रीड आउट करो। आपको जिस टॉपिक में भी प्रॉब्लम लगती है, जैसे मान लो एक्सक्रीशन वाला चैप्टर हो गया, ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स वाला चैप्टर है, उसमें आपको जो भी वहां पर फिल्ट्रेशन वगैरह का प्रोसेस है वो आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि किस तरीके से होता है, ठीक है, हेनलेस लूप में किस तरीके से होता है, या बाकी जो भी चीजें उसमें दी है, तो आप उसके लिए कॉन्सेप्ट के लिए आप यूट्यूब पर कोई भी लेक्चर देख लो, जिस टीचर से आपको समझ आ जाए वो कर लो, और उसके बाद चैप्टर की मैक्सिमम रीडिंग करो, खुद से ज्यादा कोशिश करो उसको ग्रैस्प करने की, सो दैट आपका टाइम यूट्यूब वीडियोस वगैरह या लेक्चर देखने में वेस्ट ना हो। तो पहले कोशिश करो कि चैप्टर आप खुद से पढ़ के कंप्लीट कर लो बायो में, और फिर भी अगर कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं होता तो फिर आप यूट्यूब पर वो टॉपिक, पर्टिकुलर वो टॉपिक आप सर्च करके उसको कंप्लीट कर लो। तो बायो के मैं ये कहूंगा कि भाई एक दिन में कम से कम 2 चैप्टर्स आपको पढ़ने ही होंगे, तभी अच्छे से हो पाएगा। जब आप बायो में एक दिन में 2 चैप्टर्स कंप्लीट करते हो, ठीक है, तो लगभग आपके कितने चैप्टर्स हैं, आई थिंक 40 या 35 से 40 के बीच में चैप्टर्स हैं। तो 2 चैप्टर एक दिन में करते हो तो मैं मानता हूं कि 20 दिन में या 21 दिन में या 25 दिन में मैक्सिमम लगा लो, आपका बायो का सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जितना भी टाइम आपके पास बचता है, 25 दिन के बाद मान लो 20 दिन और बचते हैं आपके एग्जाम में, तो आप डेली 3-3 चैप्टर रिविजन करो। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, जितने ज्यादा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा बायो आपका स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। अब बायो की बात होगी, उसके बाद करते हैं केमिस्ट्री की बात। तो केमिस्ट्री में भी क्या करना है, वही सेम चीज करनी है। मतलब जो भी आपको जिसमें इंटरेस्ट है, अगर आपको लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी अच्छी है तो उसको पहले खत्म कर लो, आपको लगता है मेरी इनऑर्गेनिक अच्छी है तो उसको खत्म कर लो, और आपको लगता है कि मेरी फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी है तो उसको पहले खत्म कर लो, ठीक है। फिजिकल बेसिकली इजी रहती है, कॉन्सेप्ट पढ़ो, न्यूमेरिकल्स वगैरह, थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के सॉल्व कर लो। एनसीईआरटी में जो आपको केमिस्ट्री में एग्जाम्पल वगैरह दिए उनको स्किप मत करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स केमिस्ट्री में आप जरूर करें, हर चैप्टर के एग्जाम्पल जरूर सॉल्व करें। चैप्टर की रीडिंग करो, रीडिंग नहीं करनी तो चाहते हो तो कोई ऐसा आपको मिल जाए नोट्स जिसमें दे रखे हो, ठीक है, कोई ऐसी बुक मिल जाए जिसमें आपको शॉर्ट रिवीजन नोट्स दिए हो। अगर बुक नहीं है आपके पास तो आप ऑनलाइन गूगल पे सर्च कर सकते हो, जैसे बायजूस की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, वेदांतु की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो रिवीजन नोट्स से पीडीएफ डाउनलोड कर लो हर चैप्टर की, जिस चैप्टर को आज लेकर बैठना है आपने, ठीक है। सबसे पहले तो सुबह उठते ही दिन का अपना टारगेट सेट कर लिया करो कि मेरे को बायो के ये 2 चैप्टर आज पढ़ने हैं, केमिस्ट्री के मान लो 1 चैप्टर ये पढ़ना है या 2 चैप्टर ये पढ़ना है, और फिजिक्स का 1 चैप्टर ये वाला पढ़ना है। तो इस तरीके से डेली के आप टारगेट्स को सेट कर लिया करो, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री में आपने क्या करा, रिवीजन नोट्स निकाले, कोई भी वेबसाइट से, वेदांतु हो गया, बायजूस हो गया, और कुछ भी आपको सही सा मिल रहा है ऑनलाइन, तो उससे आप नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड करके उससे नोट्स एक बार रिवीजन कर लो। और नोट्स रिवाइज करने के बाद जितना आपसे हो पाता है उतना करो। उसके बाद सीधे क्या करो, एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स दिए उनको प्रैक्टिस कर लो। बस केमिस्ट्री में पहले इतना ही करना है, ठीक है। उसके बाद अभी बताऊंगा क्या करना है तीनों सब्जेक्ट को मिला के। तो केमिस्ट्री में आप हर चैप्टर के लिए करोगे, ठीक है। पहले ऑर्गेनिक अच्छी लगती तो ऑर्गेनिक कर लो, फिजिकल अच्छी लगती तो फिजिकल कर लो, जो पहले अच्छा लगे वो उसको पहले कंप्लीट करके खत्म कर दो। और जो चैप्टर आपको लग रहा है कि भाई ये मेरे से नहीं हुआ, उसे छोड़ दो। सारे चैप्टर्स करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। बायो में भी लगता है कि मान लो जेनेटिक्स थोड़ा सा टफ लग रहा है, स्किप कर दो, ठीक है। मतलब ये है कि आप 10 to 15% कोर्स को स्किप कर सकते हो,
ठीक है। और बाकी टॉपिक्स किस तरीके से पढ़ने उसको भी समझ लो। टॉपिक्स आप जो फॉलो करो, एनएमसी का जो सिलेबस आया हुआ है नीट 2024 के लिए, एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन का जो ऑफिशियल सिलेबस है नीट यूजी 2024 के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपको एक एक टॉपिक कवर करना चाहिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग देखो, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको काफी सारे टॉपिक्स दिए होंगे, तो एनसीईआरटी में अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक एक्स्ट्रा दिया है जो कि एनएमसी के नीट वाले सिलेबस में नहीं है, तो उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। खुद पढ़ना है, टाइम है अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर स्किप करना है तो आप इस तरीके से स्किप कर सकते हो अगर एनसीईआरटी में कोई फालतू का टॉपिक दिया हुआ है जो कि आपके एनएमसी नीट वाले सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे करके आप पढ़ते जाओ, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, टॉपिक पढ़ो, ठीक है, टॉपिक को समझो, नोट से पढ़ो, एनसीईआरटी पूरी नहीं पढ़नी क्योंकि चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं, और उसके बाद जो है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, एग्जांपल्स प्रैक्टिस करो एनसीईआरटी के, बस एग्जांपल्स कर लो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास। उसके बाद आते हैं फिजिक्स के ऊपर। तो फिजिक्स अब कैसे करना है, फिजिक्स में भी देखो सेम स्ट्रैटेजी यूज करो, क्योंकि मुझे पता है फिजिक्स में शायद आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जिनको रिवीजन नोट से सारी चीजें समझना है, क्योंकि फिजिक्स हर कैंडिडेट का यही होता है वीक पॉइंट कि हमारा फिजिक्स इतना स्ट्रांग नहीं है। तो फिजिक्स के लिए भाई आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो वन शॉट जो भी आपको टीचर सही लगता है उसकी वन शॉट वीडियोस देख लो, ठीक है। अब वन शॉट वीडियोस ऐसी वाली देखना जिसमें टीचर आपको क्या बता रहा हो कि कॉन्सेप्ट क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है और उसका फॉर्मूला का एप्लीकेशन न्यूमेरिकल में कैसा होगा। अगर आपको ऐसे किसी के भी लेक्चर मिल जाते हैं, लेक्चर बहुत बड़े बड़े 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के बिल्कुल भी नहीं देखने। जैसे मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर अगर किसी ने 20 से 25 मिनट में पूरा खत्म करवा दिया, उसमें आपको सारे फॉर्मूले बता दिए कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, ठीक है, सीधे फॉर्मूला बताया, F = K Q1 Q2 अपॉन R² होता है, K क्या होता है, Q1 क्या होता है, Q2 क्या होता है, R क्या होता है, ये सारी चीजें उसने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। उसके बाद कूलम्ब्स लॉ के बाद आगे आए तो उसमें उन्होंने बताया कि प्लेन शीट की वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ठीक है, डायपोल की वजह से एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, या फिर उन्होंने बताया कि स्फेरिकल शेल अगर आपके पास है तो उसके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पोटेंशियल आउटसाइड कितना होगा, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड या ऑन द सर्फेस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अगर ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कोई 20 से 25 मिनट के लेक्चर में आपको समझा दे रहा है तो वो लेक्चर सफिशिएंट है आपके लिए। मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है या जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपको बस अच्छे से समझ आ जाना चाहिए कि अगर F = K Q1 Q2 अपॉन R² है तो K का क्या मतलब होता है, F क्या चीज है, Q1 क्या है, Q2 क्या है, इन सब की यूनिट्स क्या है, R क्या चीज है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अगर कोई 20 से 25 मिनट में कोई एक पूरी यूनिट करवा दे तो ऐसे टाइप के आप लेक्चर्स यूट्यूब पर ढूंढ लो और उनको कर लो। अब इतना करने के बाद जब आपने सारे फॉर्मूले वगैरह नोट कर लिए, सबसे पहले आपको फिजिक्स में 12th का सिलेबस खत्म करना है, उसके बाद आप 11th के सिलेबस के ऊपर जाना, क्योंकि 12th के सिलेबस में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा रिलेशन है 11th के सिलेबस से, बिकॉज 12th में आप मैक्सिमम जो यूनिट्स पढ़ते हो उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म वाला ही पार्ट है, तो उसमें कहीं पर भी ना तो ज्यादा कुछ मैकेनिक्स यूज होता है। जब आप बहुत ज्यादा डेप्थ में जाओगे जेईई में से एडवांस के न्यूमेरिकल्स में जाओगे तब वहां पर मैकेनिक्स का पार्ट यूज हो रहा होता है, लेकिन सिंपल जो न्यूमेरिकल्स होते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं तो उनमें मैकेनिक्स वगैरह का इतना कोई रोल नहीं होता कि ग्रेविटेशन भी लग रहा है, मैकेनिक्स के प्रिंसिपल भी लग रहे हैं, ठीक है, मोमेंटम भी यूज हो रहा है वहां पे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब भी चीजें यूज हो रही हैं जो कि आपके मैकेनिक्स से रिलेटेड है, तो वो इतना ज्यादा रिलेशन नहीं रखता। तो 12th का सिलेबस पहले आप करो, यूनिट वाइज करो। मैंने बताया 20 से 25 मिनट के अंदर जो आपको एक यूनिट पढ़ा दे, फॉर्मूला सारे कवर करवा दे, ऐसा लेक्चर आप देख लो। अब लेक्चर देखने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहला काम तो यही कर सकते हो कि मतलब फिजिक्स में अगर आपने इतना कर लिया, फॉर्मूला आपने अच्छे से समझ लिया, अब इसके बाद देखो आपको करना क्या है। ये तीनों सब्जेक्ट के लिए मैं ओवरऑल बता रहा हूं। सबसे पहली चीज तो ये है कि नीट के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, किसके, नीट के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सब्जेक्ट वाइज या चैप्टर वाइज करते जाओ, या चैप्टर वाइज नीट के PYQ निकाल लो, ठीक है, किसी भी वेबसाइट से मिल जाएंगे। जब आप गूगल पे सर्च करोगे कि कोई चैप्टर का नाम डाला, जैसे मैंने डाल दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, या मैग्नेटिज्म इन मैटर डाल दिया मैंने, तो कोई भी चैप्टर डाला उसके आगे लिख दो नीट PYQ। तो नीट के जितने भी PYQ होंगे, नीट के साथ साथ आपको एम्स के भी मिल जाएंगे उसमें, तो नीट के और एम्स के जो PYQ चैप्टर वाइज आपको मिल जाते हैं, ठीक है, एक चैप्टर के मान लो 25 मिल रहे हैं, 30 मिल रहे हैं, 50 मिल रहे हैं, उन सारे PYQ को सॉल्व करो, ठीक है। तो PYQ सॉल्व करने से क्या होता है, आपके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो अच्छे से बिल्ड हो पाते हैं, और आपको ये भी पता लग जाता है कि भाई इस चैप्टर में से जो PYQ है वो कौन से वाले टॉपिक से सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपका जो कमांड है उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वो ज्यादा अच्छे से हो जाता है।
तो ये है कि सभी चैप्टर्स के लिए फिजिक्स में आप ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह इतना टाइम है नहीं कि आप बहुत ज्यादा दिमाग लगाओ, फिर भी कर सकते हो तो कोई भी मतलब बुक उठा लो, ठीक है। एनसीईआरटी तो आपको इतना ज्यादा सही लगेगा नहीं क्वेश्चंस वगैरह न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, कोई भी ले सकते हो, ठीक है, या फिर मतलब ऑनलाइन ही उठा लो, ठीक है। ऑनलाइन कोई भी मतलब क्वेश्चंस का प्लेटफॉर्म देख लो, चैप्टर का नाम डालो, उसके आगे लिखो नीट क्वेश्चंस प्रैक्टिस, इस तरीके से लिख दो, आपको काफी सारे क्वेश्चन किसी भी चैप्टर के मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। या फिर अगर आपके पास कोई बुक है मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने की, अरिहंत की कोई बुक है या फिर और कोई पब्लिकेशन की बुक है, तो उससे भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज फिजिक्स के अलग से कोई क्वेश्चन सॉल्व मत करो, बस नीट और एम्स के कौन से वाले, जो एम्स के बीएससी नर्सिंग के पीवाईक्यू कहीं नहीं मिलते, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कभी पेपर आउट ही नहीं करा है, ना वो आंसर की रिलीज करते जिससे क्वेश्चंस का पता लग पाए कि क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं। तो एम्स के जो एमबीबीएस का जो पेपर होता था, ठीक है, एम्स का जो एमबीबीएस का पेपर होता था 2019 तक होता था, उसके बाद तो वो नीट में कंबाइन हो गया। तो 2019 तक मतलब पिछले 2019 से लेके पीछे के 6 साल या 7 साल तक के आप एम्स के पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के लिए मैं बता रहा हूं। और इसी तरीके से नीट 2023 से लेके नीट 2016-15 तक के आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, और बहुत अच्छे से कवर होने के बाद मैं ये मानता हूं कि अगर 90 मार्क्स का अपना पीसीबी वाला पोर्शन है, चाहे वो पैरामेडिकल के लिए हो या फिर वो बीएससी नर्सिंग के लिए हो, तो 90 में से मैं ये मानता हूं कि 65 to 70 स्कोर आप आराम से ला सकते हो अगर आप इतनी चीजें सही से कर लेते हो। लेकिन यह है कि आपको डेली इसके लिए कम से कम इस टाइम पर, ये जो अभी टाइम चल रहा है जिस हिसाब से आपके पास रिमेनिंग टाइम बचा हुआ है लगभग 45 डेज का, तो उसके लिए आपको डेली कम से कम जो है 3 to 5 आवर्स की टाइमिंग देनी पड़ेगी। मतलब 4 घंटे तो मिनिमम मान ही लो, ठीक है, 4 घंटे तो मान लो, क्योंकि मैंने बोला एक दिन में अगर 2 चैप्टर बायो के रिवाइज करने हैं तो 2 से 2.5 घंटे तो उसके लिए मान लो, और बाकी 1 घंटा फिजिक्स को दो, ठीक है, चैप्टर पढ़ो, 1 घंटा नहीं तो 45 मिनट्स 50 मिनट इतने दे दो, और उसके बाद 1 घंटे के आसपास आपको केमिस्ट्री को देना पड़ेगा। तो लाइक अगर आप 4 to 5 आवर्स को डेली मतलब देते हो, कंसिस्टेंट रहते हो, क्योंकि जो भी एग्जाम के लिए अपियर हो रहे होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ड्रॉपर्स ही होंगे, तो भाई पूरे दिन में आपके पास 16 घंटे हैं जिसमें आप अपना काम कर सकते हो। तो 16 में से अगर आप 5 घंटे की पढ़ाई कर लेते हो तो आराम से मैं बताता हूं आपको कि आपको टॉप 4 या 5 एम्स में बहुत अच्छा एम्स मिल जाएगा अगर आप 65 to 70 के बीच अगर इस स्ट्रैटेजी को अपना के स्कोर कर लेते हो। तो आपको आराम से दिल्ली, ऋषिकेश, जोधपुर, भोपाल, पटना, भुवनेश्वर, इनमें से कोई भी अच्छा एम्स मिल जाएगा। ये सारे के सारे अच्छे ही एम्स हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी को सभी लोग फॉलो कर सकते हैं। तो अगर लाइक आपको अच्छा लगा हो, लाइक जो भी मैंने आपको गाइड किया है इस चीज़ के लिए, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, एंड उसके बाद इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हो जो भी आपके साथ वाले जो बैचमेट्स हैं जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड बाकी और भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो, ठीक है। बाकी जीके की वीडियोज़ वगैरह वो मैं मई फर्स्ट वीक तक मैं अपलोड करूँगा, तो उसका नोटिफिकेशन आपको चैनल पर मिल जाएगा, उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि वीडियो के एंड में मैं डिस्कस करूंगा, वो ये है कि लाइक मतलब अभी जैसे एम्स का तो एग्जाम होगा, ठीक है, एम्स की फिर काउंसलिंग वगैरह का प्रोसेस होता है, उसके अलावा बाकी जितने भी और आपके एग्जाम्स होते हैं बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल से रिलेटेड, तो आपको उसके लिए या फिर नीट के लिए या फिर एमएनएस के लिए गाइडेंस चाहिए, अगर मेरी पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए तो आप एक पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उसके जो चार्जेस हैं ₹297 है। अगर आप उस पेड ग्रुप को ज्वाइन करते हो तो लाइक आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट में रहोगे, एंड 2024 में लाइक मेरा पूरा एफर्ट रहेगा कि आपको कोई भी अच्छे से अच्छा जो कॉलेज है वो मिल पाए, चाहे वो नर्सिंग के लिए हो, चाहे वो किसी और पैरामेडिकल कोर्स के लिए हो, या फिर किसी मेडिकल कोर्स के लिए हो, जिसे बीपीटी हो गया, या जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हो, तो मैं आपको अपॉर्चुनिटीज बताऊंगा कि आप कहां पर किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। आपको जैसे काउंसलिंग प्रोसेस जो करवाना होता है वो आप किस तरीके से कर सकते हो। जैसे एम्स का एग्जाम जब हो जाएगा, आपके जितने मार्क्स आए होंगे तो उस मार्क्स के बेसिस पर आपको बेस्ट कॉलेज कौन सा मिल सकता है, वो सारी चीजें मैं उसमें गाइड करूंगा आपको। तो लाइक अगर आप उस पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके चार्जेस ₹297 है, एंड उसमें आपको सभी जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे वो सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, सो दैट कि आप इस साल कोई ना कोई गवर्नमेंट, बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एक गवर्नमेंट सीट को ले पाओ, ठीक है। तो वो आपकी चॉइस है कि अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो उसको ज्वाइन करने के लिए आपको जो है स्क्रीन पर टेलीग्राम आईडी दिख रही होगी मेरी, इस पर आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। मैं अपना QR कोड शो करूंगा, आप पेमेंट करके ग्रुप में ऐड हो सकते हो, ठीक है। तो टेलीग्राम आईडी देख सकते हो SHIKHER_297, तो इस पर आप मेरे को जो है डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बाकी और भी जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो मैं अपलोड करता रहूंगा। तो तब तक के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।